हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास का लेसन 7 लेके आए हैं। 7 लेसन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बैंकिंग, और इसके अंदर वाणिज्य और केंद्रीय बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा पहला ही वीडियो है इस चैप्टर का, और आज हम दोनों बैंकों के बारे में है इस चैप्टर के अंदर। देखो, वाणिज्य बैंक के बारे में है, केंद्रीय बैंक के बारे में है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस है। मौद्रिक नीति के बारे में, राजकोषीय नीति के बारे में, जो केंद्रीय बैंक नीतियां बनाता है उनके बारे में ये सारा चैप्टर है। तो आज हम वाणिज्य बैंक के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना है। तो वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाणिज्य बैंक कि वाणिज्य बैंक क्या है, क्या होते हैं और इनके कार्य क्या है। वाणिज्य बैंक क्या क्या कार्य करते हैं। वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक भी इनको बोलते हैं। पहले वाला पार्ट था जो हमारा मुद्रा का था, हमने उसमें थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में ही हमने उसमें पढ़ा है। वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक के बारे में थोड़ा थोड़ा वहां भी पढ़ा है, लेकिन वाणिज्य बैंक के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वाणिज्य बैंक क्या होते हैं भाई? बैंक जो है वो कोई भी एक ऐसी संस्था होती है। वाणिज्य बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार करती है, और जब उनको जरूरत पड़ी, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको ऋण देती है उपभोग या निवेश करने के लिए। यानी कि इसकी एक डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाणिज्य बैंक क्या है, वाणिज्य बैंक के कार्य लिखिए। या तो हमें पहले वाणिज्य बैंक को लिखना होता है कि वाणिज्य बैंक है क्या। वाणिज्य बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार करती है, जमा के रूप में स्वीकार करती है, और उनकी आवश्यकता के अनुसार उपभोग और निवेश के लिए उधार भी देती है। यानी कि जमाएं स्वीकार करती है और उधार के रूप में रुपए को देती है उनकी आवश्यकता के अनुसार। ये वाणिज्य बैंक की एक सिंपल सी परिभाषा है। फिर है भी वाणिज्य बैंक के कार्य। वाणिज्य बैंक के कार्यों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वाणिज्य बैंक के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ तो इसके मुख्य कार्य हैं, जो मेन कार्य हैं, मुख्य कार्य हैं। फिर उसके बाद कुछ कार्य गौण कार्य हैं भाई। कुछ मुख्य कार्य है, मेन कार्य है, प्रमुख कार्य है, फिर गौण कार्य है। गौण कार्य या सहायक कार्य भी बोल सकते हैं, जो कि इतने मुख्य नहीं है, सहायक कार्य भी इनको बोल देते हैं। और उसके बाद सामाजिक कार्य है। तो 3 तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है कार्यों का, वाणिज्य बैंक के कार्यों का। तो हम आज जो है वो मुख्य कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। गौण कार्य और सामाजिक कार्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम मुख्य कार्य, जैसे परिभाषा में ही आया है भाई कि जमाएं स्वीकार करता है बैंक और उधार देता है। लोगों की रुपयों की जमाएं स्वीकार करता है, लोगों के पास जो बचत या किसी रूप में जो रुपया बचता है उनको जमा के रूप में स्वीकार करता है और उधार देता है। यही दो मुख्य कार्य हैं जो परिभाषा में है। यही मुख्य कार्य, परिभाषा से ही हमें कार्यों का पता लग जाता है कि दो जो मुख्य कार्य हैं बैंक की, वाणिज्य बैंक के मुख्य कार्य, पहला कार्य है जमा स्वीकार करना, जो कि हमारी परिभाषा में ही था, जमाई स्वीकार करना, और दूसरा कार्य है ऋण देना। 2 कार्य हैं भाई, 2 मेन कार्य हैं। एक तो लोगों की जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा कार्य क्या है वाणिज्य बैंक का? ऋण देना, उधार देना, कर्ज देना। ठीक है। और अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि जो है वो जमाएं किस तरह से स्वीकार करता है, कौन कौन से खाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वाणिज्य बैंक क्या है, उसकी परिभाषा दें और उसके मुख्य कार्य कौन से हैं, मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। तो मुख्य कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। या खाते, जैसे जमा के हैं, जमा के खाते कौन कौन से हैं, कई बार खातों के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मुख्य कार्यों में सबसे पहला कार्य है भी जमा स्वीकार करना। बैंक जो है वो लोगों की जमाएं स्वीकार करता है। लोग जो है वो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, रुपया जमा कराते हैं। तो अलग अलग खाते होते हैं, अलग अलग खाते होते हैं। तो जमा कराने के जो खाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि लोग किस किस तरह से अपने रुपए को जमा कराते हैं। तो वो कौन सा है? सबसे पहला खाता जो है वो निश्चित कालीन या समय अवधि जमा खाता। निश्चित कालीन, जैसे नाम से ही है, एक फिक्स टर्म के लिए, एक
फिक्स समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, या समय अवधि, एक अवधि जो है समय की, एक निश्चित समय अवधि है, इसको हम एफडी भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट, ऐसा खाता जिसमें एक निश्चित समय के लिए कोई उपभोक्ता जो है वो बैंक में राशि जमा करा देता है और उसको एक निश्चित समय के बाद वो राशि ब्याज सहित, उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, जो ब्याज की दर होती है, वो पैसा उसको मिल जाता है एक निश्चित समय के बाद। इस खाते में क्या होता है, जो पैसा जमा कराता है, जो ग्राहक उपभोक्ता है, वो जो बैंक में जो पैसे जमा कराता है, एक फिक्स अमाउंट जो है, फिक्स समय के लिए जो जमा कराता है, जो एक निश्चित राशि है, वो एक निश्चित समय के लिए वो जमा कराता है, उसके बदले बैंक का जो कर्मचारी है उसको एक चिट दे देता है, एक पत्र दे देता है, उसमें उसका जमाकर्ता का नाम, किस डेट को पैसा जमा कराया, वो डेट, किस डेट को वो पूरा हो जाएगा, उसकी अवधि, वो क्या ब्याज की दर है, कितना अमाउंट इतने समय के बाद मिलेगा, वो सब उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये कितने भी समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए जो राशि है वो बैंक को जमा करता, बैंक में जमा करा देता है और एक निश्चित समय के बाद उसको वो जमा कर जो राशि है वो ब्याज सहित मिल जाती है। इस अकाउंट में क्या होता है, इसमें अगर समय से पहले, मान लिया किसी ने 2 साल की के लिए अपना जो रुपया है वो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, लेकिन अगर उसको पहले आवश्यकता है तो क्या होगा, उस पर जो ब्याज जो पहले मिलना था उससे कम ब्याज मिलके वो रुपया वापिस हो जाता है, ब्याज दर जो है वो कम हो जाती है अगर वो एक निश्चित समय से पहले राशि को निकलवाता है। और बाकी जितने जमा खाते हैं उनमें से इसमें जो है बैंक रेट भी, ये जो ब्याज दर है वो भी ज्यादा होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज्यादा मिलती है, ब्याज जो है वो ज्यादा मिलता है, इसमें एफडी के ऊपर ब्याज ज्यादा मिलता है। तो समझ गए भाई, एफडी जो है वो एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है और इसमें ब्याज जो है वो ज्यादा मिलता है। दूसरा है हमारा चालू जमा खाता। चालू जमा खाता क्या होता है, करंट अकाउंट जिसको बोलते हैं, करंट डिपॉजिट अमाउंट। ये ऐसा खाता होता है बैंक के अंदर लोगों का जिसमें से लोग कभी भी पैसे को जमा करा सकते हैं, कभी भी निकलवा सकते हैं, कितनी बार भी दिन में पैसे का लेन देन हो सकता है। और जो रुपया है वो जो जमा करता है वो एक चेक के द्वारा ही इसमें से, खाते में से पैसे को निकलवा सकता है। और इसमें जो व्यापारी लोग जो हैं, व्यापारी या दुकानदार जिनको दिन में कई बार लेन देन करना पड़ता है पैसे का, वो लोग जिसमें जमा कराते हैं। और आमतौर पर ऐसे खातों में ब्याज नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता इन खातों में, क्योंकि बहुत बार पैसे का लेन देन होता है और एक फिक्स अमाउंट के बाद, एक अगर न्यूनतम राशि जो जमा करानी है उससे अगर ज़्यादा पैसे जमा कराता है कोई, तो क्या होता है, खाता मेंटेनेंस के जो खाते का जो प्रबंध रखना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसके पैसे भी देने पड़ते हैं, पैसे भी बैंक को देने पड़ते हैं। जो जिसका खाता है, खाताधारी को बैंक के अंदर पैसे इस खाते के बदले में देने और पड़ते हैं, खाता मेंटेनेंस के लिए, खाते को रख रखाव के लिए, उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो इसमें खर्च और आता है। और जमा राशि को बैंक की एक मांग देनदारी के रूप में उस पे रखा रहता है कि एक बैंक की जो है, बैंक में उनकी जो राशि है वो एक उनकी मांग देनदारी है, यानी कि किसी टाइम भी उसको देना पड़ सकता है, बैंक को मांग देनदारी है, इसलिए वो जो है उसके ऊपर ब्याज नहीं देता। और ऐसे खातों को चेक के द्वारा निकलवा जाता है। बैंक अमेरिका में ऐसे खाते को चेक खाता बोलते हैं। जो ऐसा खाता है जो करंट अकाउंट है, जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है, उसको जब चालू जमा खाता है उसको चेक खाता बोलते हैं, चेक के द्वारा राशि निकलती है, चेक के द्वारा हम इसमें से रुपया निकाल सकते हैं। फिर अगला है अभी बचत जमा खाता, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है, ये छोटी छोटी बचतों को के प्रोत्साहन के लिए ये खाता होता है भाई। और इसमें जो है वो जमा करता, पैसे जमा करवाता है, निकलवाता भी है अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने हिसाब से। और इसमें इस खाते से जो निश्चित कालीन या अवधि जमा खाता है उससे ब्याज दर कम मिलती है। सेविंग का जो खाता है, सेविंग डिपॉजिट का जो खाता है, उसमें इससे ब्याज कम मिलता है और कभी भी जो है वो जमा करता पैसे जमा कर सकता है, वो निकलवा भी सकता है। फिर अभी होम सेफ जमा खाता। होम सेफ जमा खाता क्या होता है अभी, होम सेफ यानी कि घर के अंदर सेफ मतलब गुल्लक। इसमें क्या होता है,
ऐसा सेविंग का खाता है, ऐसा सेविंग का एक अकाउंट है जो बिल्कुल छोटे छोटे काम करते हैं लोग और अपनी छोटी छोटी जो बचतें करते हैं उनको प्रोत्साहन के लिए ऐसे जो खाते हैं वो बैंक के द्वारा खोले गए हैं। इसमें क्या होता है कि घर के अंदर बैंक की तरफ से एक गुल्लक रखा जाता है और उसके अंदर जो भी जमा करता है वो छोटी छोटी बचतें डेली की जो रोजाना की दैनिक जो बचतें हैं वो उस गुल्लक के अंदर डालता रहता है और एक निश्चित समय के बाद वो उस गुल्लक को बैंक में ले जाके अपने खाते में उस राशि को जमा करवा देता है। और कई बार बैंक का जो एजेंट है वो आके भी उस गुल्लक को घर से भी लेके जाता है और वो उसके खाते में जो जिसने वो गुल्लक रखा है अपने घर में उसका अकाउंट खुला होता है, खाता खुला होता है बैंक के अंदर, उसमें उस राशि को जमा करा देता है। इस पर भी ब्याज दर जो है वो कम मिलती है इसके ऊपर वालों की बजाय इन पर, इस पर भी, क्योंकि छोटी छोटी बचतें होती हैं तो इन पर भी बैंक जो ब्याज दर है वो कम होता है, ब्याज जो है वो ब्याज कम होता है भाई, एफडी की बजाय इस पे ब्याज कम होता है। फिर है अभी आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती का मतलब बार बार, ऐसा खाता जिसको आरडी भी बोल देते हैं अभी, आरडी डिपॉजिट अकाउंट, आरडी का जो अकाउंट है वो भी है आरडी में क्या होता है अभी कि हर महीने जमा करता जो है एक निश्चित राशि जमा कराता है, जैसे 1 साल के लिए या 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए या 60 महीने के लिए या 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि हर महीने जमा कराता है, जमा करता है। और उसकी जो अवधि है, जैसे किसी ने उसको निर्धारित किया है 1 साल के लिए, किसी ने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 60 महीने के लिए, उसके बाद उसको वो ब्याज सहित जो अमाउंट है वो मिल जाता है। इसमें भी जो है वो ब्याज दर ज्यादा होती है, जैसे एफडी में ब्याज दर मिलती है उसी तरह से आरडी में भी ब्याज ज्यादा मिलता है, ब्याज की दर अधिक होती है। तो ये क्या है, ये मेन से बैंक के कार्य है भाई, जमा करना। जैसे पहला कार्य था जमा कराना, फिर जमा किस किस तरह से लोग कराते हैं, किस किस तरह से उनको ब्याज मिलता है, जमाई स्वीकार किस तरह से बैंक करता है, कौन कौन से बैंक के पास खाते हैं जिसमें लोग जमा करा सकते हैं अपने रुपए को, यानी कि बैंक जो है इन खातों के तहत ही उनकी लोगों की जमाएं स्वीकार करता है। पहला था निश्चितकालीन एफडी वाला, फिर चालू वाला, फिर बचत जमा खाता, फिर होम से जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। 5 हमने ये खाते पढ़े, अकाउंट पढ़े। फिर अगला कार्य है भाई ऋण देना। बैंक जो है वो लोगों को उपभोग या निवेश के लिए, किसी उत्पादक कार्य के लिए, ऐसे कार्य के लिए जिसमें उत्पादन हो रहा है, उत्पादक कार्य के लिए बैंक ऋण देता है ताकि उस उत्पादन से जो उनको बचत हो, उनको जो पैसा मिले, आय प्राप्त हो, उससे वो बैंक की किस्तें अदा कर सके। इस तरह से जो है वो ऋण देता है बैंक। और बैंक जो है जो ऋण देता है उसके बदले में कोई ना कोई वस्तु अपने पास रखता है, नकद उसके रूप में, कोई किसी भी वस्तु के रूप में जो है वो अपने पास रखता है, जमानत के रूप में कोई वस्तु रखता है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए का लोन लिया, तो वो 10 से ज्यादा मूल्य की, 10,000 से ज्यादा मूल्य की उसको वस्तु जो है वो बैंक के पास रखनी पड़ती है। तो वो जमानत के रूप में कोई ना कोई वस्तु रखता है बैंक, और जमानत में रखी गई वस्तु का मूल्य जो ऋण दिया गया है उसके मूल्य से अधिक होता है, तभी बैंक जो है वो ऋण देता है। तो ऋण के भी जैसे खाते थे ना, इसी तरह से ऋण भी कई तरह का होता है। एक होता है, पहला ऋण है नकद साख। नकद साख ऋण क्या होता है, ऐसा ऋण जो बैंक जो है वो उसको देता है, जो लेना चाहता है उसको ये ऋण देता है, और इस जो स्वीकृति दे देता है कि भी इतने रुपए आपकी तरफ से मंजूर हो गए हैं, बैंक की तरफ से इतने, और वो बैंक से रुपए निकालता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार रुपए निकालता है, और उस जो निकलवाया गया पैसा है उसी के ऊपर बैंक का ब्याज लगता है। देखो, जब ऋण देता है बैंक तो वो क्या करेगा, जो ऋणी है, जो ऋण लेगा उससे ब्याज वसूल करता है, और जमा में क्या है, बैंक ब्याज देता है। तो बैंक इसका ब्याज जो है, जो राशि है उसके ऊपर, जैसे मान लिया किसी ने 5 लाख रुपए का उसका लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन उसने
बैंक से निकलवाए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पर ही उसका ब्याज लगना शुरू होगा। जो राशि बैंक के पास है उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि वो राशि बैंक के पास है और बैंक जो है उसको यूज कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, इसलिए केवल उसी राशि के ऊपर इसका ब्याज लगेगा जो कि उपभोक्ता ने निकलवाई है, जो बैंक से निकलवाई है उसी के ऊपर। स्वीकृत जितना लोन हुआ है उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। अगला है भी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओडी भी बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? कई बार बैंक के जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं, जिनका लेन देन बैंक के साथ बहुत बढ़िया है, उनके खातों में कम पैसा जमा होने के बावजूद भी उससे ज्यादा पैसा निकलवाने की बैंक अनुमति दे देता है। तो जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उनको, सभी को नहीं। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपए पड़े हैं और उसको 12,000 की आवश्यकता होगी, तो बैंक जो है ऐसी अनुमति दे देता है, 12,000 रुपए निकलवाने की भी वो अनुमति दे देता है, और इसके ऊपर वो फिर ब्याज लेता है। तो ऐसी ओडी जो है वो निर्धारित करवानी पड़ती है, बैंक से अनुमति पहले से लेनी पड़ती है कि मैं इतने तक की राशि जो है वो किसी वक्त भी निकलवा सकता हूँ, उसको ओडी बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट जैसे नाम से ही है कि ड्राफ्ट के द्वारा वो ज्यादा पैसे निकलवा सकता है, जितने उसके खाते में है। कोई भी ग्राहक विश्वसनीय ग्राहक है, उसको बैंक ऐसी अनुमति दे देता है कि वो जो खाते में पैसे जमा है उससे ज्यादा पैसे भी वो निकलवा सकता है। फिर है भाई ऋण, मांग ऋण। मांग ऋण क्या होता है? मांग ऋण एक ऐसा ऋण है जो जिस दिन वो स्वीकृत होता है, जिस दिन बैंक से उपभोक्ता के द्वारा वो उपभोक्ता बैंक से ऋण की मांग करता है और फिर मांग को स्वीकृत कर देता है बैंक, तो जिस दिन बैंक स्वीकृत कर देता है उसी दिन से उस पूरी राशि के ऊपर ब्याज लगना आरंभ हो जाता है। इतनी राशि, चाहे वो कितना भी पैसा निकलवाए बैंक से, लेकिन जितना स्वीकृत हो गया है जितनी राशि, उस पूरी राशि के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती ऋण को वापस करने की। जैसे इनमें ऋण को, जैसे ये वाला है नकद साख, इसमें एक लिमिट होती है कि इतने समय के बाद ऋण को वापस करना है, लेकिन इसमें मांग ऋण के अंदर जो ऋण लिया है ऋणी ने, उसको वापस करने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई अवधि नहीं होती। इसीलिए इसके ऊपर, पूरे ऋण के ऊपर ब्याज लगना शुरू से ही शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग से ही, जिस दिन वो लोन सैंक्शन हुआ है, स्वीकृत हुआ है, उसी दिन से ब्याज लगना आरंभ हो जाता है। फिर आगे अभी अल्प अवधि ऋण, थोड़े समय के लिए जो ऋण लिए जाते हैं, इनमें भी ऐसे ही होता है मांग ऋण की तरह ही। जिस दिन खाते में आते हैं उसी दिन से वो जो है वो शुरू हो जाता है, उस पर भी ब्याज लगना। ये शॉर्ट टर्म के ऋण होते हैं, जैसे पर्सनल लोन है, इस तरह के लोन ये होती हैं, जो लोग जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण लेते हैं। और सभी में क्या होता है, इसमें भी नकद साख में भी जमानत के रूप में कोई वस्तु अपने पास जरूर रखी जाती है। ऋण, मांग ऋण में भी बैंक जो है जमानत के रूप में कोई ना कोई वस्तु अपने पास जरूर रखता है, तभी ऋणी जो उपभोक्ता है उसको ऋण देता है, उधार देता है। तो ये हमने बैंक के कार्य पढ़े हैं, 2 कार्य पढ़े हुए, एक मुख्य कार्य पढ़े हमने। 3 कार्य हैं, 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है वाणिज्य बैंक के कार्यों को: मुख्य कार्य, गौण कार्य, सामाजिक कार्य। हमने आज मुख्य कार्यों के बारे में पढ़ा है। मुख्य कार्य 2 हैं वाणिज्य बैंक के, एक तो जमाई स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना। ये हमने डिटेल में पढ़े हैं, वाणिज्य बैंक की परिभाषा पढ़ी है। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक कवर किया है। अगले वीडियो में हम गौण कार्य और सामाजिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया।